Hello dear student of class 9th, this is your physics teacher Ansuman sir, and today we are going to revise our chapter number 2, that is the force and law of motion. हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पूरा कंप्लीट लेक्चर डिस्कस कर लिया है इस चैप्टर में. इस चैप्टर में अब बस केवल और केवल न्यूमेरिकल्स बच रहे हैं और इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करना चाहूँगा और इसको मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको. सो लेट वी सी दैट. तो जैसा कि चैप्टर का नाम मैंने आपको बताया था, दैट इज़ फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, और इसमें हमें कुछ टॉपिक डिस्कस करने थे. अगर मैं इसको कैटेगराइज कर दूँ तो इसमें कुछ पर्टिकुलर टॉपिक निकल के आते हैं. सबसे पहले इसमें हमने फोर्स को डिस्कस किया. सेकंड हमने जो है इफेक्ट ऑफ फोर्सेस को डिस्कस किया, इफेक्ट ऑफ फोर्स, राइट. इसके बाद हम लोगों ने जो है लॉ ऑफ मोशंस देखे, दैट इज़ द लॉ ऑफ मोशन, ठीक है. इसके बाद हम लोगों ने जो है इसका एप्लीकेशन देखा कि लॉ ऑफ मोशन के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, व्हाट आर द एप्लीकेशंस. एंड नाउ नेक्स्ट टर्म इज द न्यूमेरिकल, राइट. इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हमें और देखने हैं, तो अगर हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हम लोग डिस्कस कर लें तो हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो कवर हो जाता है, ठीक है. सो अब हम लोग जो है न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे इस पर और कुछ इंपॉर्टेंट बातें और कर लेंगे कि इसमें क्या चीज़ें हैं. तो इसमें मैं थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ में एक बार फिर से चीज़ों को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ. तो जैसा कि आप लोग को मैंने बताया था कि अगर कोई एक बॉडी है और इस बॉडी में एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कहते हैं इनर्शिया, ठीक है. इसमें एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कहते हैं इनर्शिया, और ये इनर्शिया जो होती है बेसिकली इट इज़ द इनेबिलिटी ऑफ एन बॉडी दैट इट कैन नॉट चेंज इट्स पोजीशन इटसेल्फ. मतलब ये किसी भी बॉडी की एक इनेबिलिटी होती है कि अपनी पोजीशन को ये खुद से चेंज आउट नहीं कर सकती है. तो ऐसी सिचुएशन में अगर हमें किसी भी बॉडी की इनर्शिया को कैंसिल आउट करना है तो वी हैव टू रिक्वायर्ड एन एफर्ट. तो हमें एक एफर्ट करना पड़ता है और वो एफर्ट जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं. क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं, ठीक है. उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, इनर्शिया में भी मैंने आपको बताया था कि इसमें 3 तरह की इनर्शियाज होती हैं. सबसे पहला इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है. ये 3 इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ इनर्शियाज को हम लोग जो है अपने सिलेबस में जो है डिस्कस करते हैं और समझते हैं. तो जिसमें मैंने आपको बताया था कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब क्या होता है कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है, अगर ये बॉडी मान लीजिए इसका मास m है और ये रेस्ट कंडीशन में है. रेस्ट कंडीशन होने का मतलब क्या है कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी. तो अगर किसी भी बॉडी की वेलोसिटी 0 है तो हम कहेंगे कि ये बॉडी किस में है? रेस्ट में है. तो अगर किसी भी रेस्ट बॉडी को हमें मूवमेंट में लाना है तो हमें कुछ एक्सटर्नल एफर्ट इस पर करना पड़ेगा. तो जब एक्सटर्नल एफर्ट हम इस पर करते हैं तो ये बॉडी मूवमेंट में आ जाती है, ठीक है. हाँ, ये अलग बात है कि अगर इसका मास बहुत ज़्यादा होगा तो इसमें इनर्शिया की प्रॉपर्टी भी क्या होगी? ज़्यादा होगी, ठीक है. सो बेसिकली इनर्शिया इज द मेजर ऑफ मास, ठीक है. इनर्शिया इज मेजर्ड बाई मास, ठीक है. जिसका मास ज़्यादा होगा, अगर मास जो है ज़्यादा होगा तो इनर्शिया भी क्या होगा? आपका ज़्यादा होगा, ठीक है. इनर्शिया भी क्या होगा? ज़्यादा होगा. अगर मास आपका ज़्यादा होगा तो इनर्शिया भी क्या होगा? आपका ज़्यादा होगा. तो ये बात थोड़ा सा आप समझते रहेंगे. जैसे अगर कोई एक भारी ऑब्जेक्ट है, एक 2 kg का मास है और एक 5 kg का मास है, तो जो 2 kg का मास होगा उसको हमें फेंकने में हमें जो है कम फोर्स लगाना पड़ेगा, कम एफर्ट करना पड़ेगा इन कंपेरिजन टू लार्ज मास जो जिसका मास काफ़ी ज़्यादा है, उसको करने में हमें जो है ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा. तो ये थोड़ा सा आप समझते रहिए. या कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है जो मोशन में है तो उसको रोकने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इन कंपेरिजन टू स्मॉल ऑब्जेक्ट. क्रिकेट की बॉल को आसानी से आप रोक सकते हैं क्योंकि भाई बॉल आ रही है तो उसके पास मूविंग ऑब्जेक्ट है, तो मूविंग ऑब्जेक्ट उसके पास इनर्शिया ऑफ मोशन है, तो उसे अगर आपको रोकना है तो आपको एक्सटर्नल एफर्ट करना पड़ेगा. उसे रोकने के लिए आपको एक फोर्स लगाना पड़ेगा अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है. लेकिन अगर उसकी जगह में मान लीजिए बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट आ रहा है, एक जो है ट्रक आ रही है, ट्रक को रोकना है तो आप नहीं रोक सकते हैं. क्यों? क्योंकि उसका मास बहुत ज़्यादा है, तो उसको रोकने में ज़्यादा एफर्ट भी आपको करना पड़ता है, ठीक है. तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा. अब इन्हीं कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ आपका जो है ये न्यूटन्स के लॉज हैं, जिसमें न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ. बेसिकली ये क्या करते हैं? ये फोर्स को डिफाइन करते हैं. ये फोर्स के बारे में हमें क्या करते हैं? बताते हैं. ये क्या करते हैं? फोर्स के बारे में बताते हैं. सबसे पहला लॉ कहता है कि अ बॉडी इज रिमेन इन रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट और इन स्टेट ऑफ मोशन अंटिल एंड अनलेस वी नॉट अप्लाई सम फोर्स. कोई भी बॉडी तब तक रेस्ट में रहेगी या कोई बॉडी तब तक मोशन में रहेगी या कोई भी बॉडी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है तो उसी डायरेक्शन में जाती रहेगी, तब तक जाती रहेगी जब तक कि उस पर आप कोई एक्सटर्नल एफर्ट नहीं कर लेते हैं, ठीक है. जैसे ही आप एक्सटर्नल एफर्ट करेंगे तो क्या होगा कि वो बॉडी अपनी पोजीशन को क्या करेगा? चेंज कर देगा. तो अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उस पर फोर्स लगा करके उसको आप रेस्ट में ला सकते हैं, और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसे रेस्ट में ला सकते हैं, और कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसे आप मोशन में ला सकते हैं, ठीक है. ये सब इफेक्ट्स मैंने आपको समझाए थे पिछले एग्जाम. आप एक बार जाकर के पिछले जितने भी लेक्चर्स हैं उसे आप देखें. सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो क्या करता है? इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन देता है. मैथमेटिकल डेफिनेशन का मतलब ये कहता है
कि जो फोर्स है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अभी मोमेंटम क्या होता है मैंने आपको बताया था, तो ये ऊपर जो ये फिगर्स बने हुए हैं इसको समझिए आप। मान लीजिए हमारे पास एक मास है और उसके पास कुछ वेलोसिटी है, तो हम कहेंगे कि इसके पास क्या है, मोमेंटम है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में अगर इसकी मोमेंटम को मैं डिफाइन करूँ तो मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। तो ये इसका इनिशियल मोमेंटम हो गया, है ना। अब इस पे हमने कुछ एफर्ट किया तो इसका मोमेंटम क्या होगा, चेंज होगा। तो मान लीजिए इसका मोमेंटम P1 था और कुछ समय बाद इसका मोमेंटम P2 हो जाएगा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, चेंज हो गई। तो इसका जो रिलेशन होगा mv हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि u इज द इनिशियल वेलोसिटी और v इज द फाइनल वेलोसिटी। तो हम फोर्स लगा करके किसी भी बॉडी की वेलोसिटी में अगर चेंज लाते हैं तो हम कहेंगे कि उसका मोमेंटम क्या हुआ, चेंज हुआ। तो मोमेंटम चेंज होने में कुछ टाइम भी लगेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझते रहिए। तो यहाँ से हमारे पास एक मैथमेटिकल डेफिनेशन निकल के आती है, F इज इक्वल टू dp/dt। इसको आप कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, उसे आप 1 बना लोगे, ठीक है। तो यहाँ से आप इसे लिखोगे mv माइनस mu अपॉन, क्योंकि यहाँ लिखोगे आप P1 माइनस P2 माइनस P1, ठीक है, अपॉन T2 माइनस T1, ठीक है, क्योंकि चेंज निकाल रहे हो आप तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस करोगे। तो P2 में से P1 को माइनस करने का मतलब क्या है, P2 की वैल्यू क्या है, P2 की वैल्यू है mv। तो ये mv माइनस, और यहाँ पे कितना आ गया, mu, और ये क्या आ गया नीचे, T2 माइनस T1। मान लीजिए यहाँ पे टाइम जब था तो यहाँ टाइम 0 था और जब यहाँ पे पहुंचे तो टाइम t हो गया। तो इस सिचुएशन में क्या आ जाएगा, t माइनस 0। तो क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ से आपके पास जो रिलेशन निकल करके आएगा वो रिलेशन कुछ इस तरह से होगा। तो उस रिलेशन को आप समझें, तो उसका जो रिलेशन होगा कुछ इस तरह से रिलेशन निकल करके आएगा। तो देखिए F इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास, m को कॉमन ले लीजिए, v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। अब ये v माइनस यू अपॉन टी को आप क्या कहते हैं, यू सेज दैट एक्सेलरेशन, v माइनस यू अपॉन टी, दिस इज नोन एज द एक्सेलरेशन। और यहीं से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन निकल करके आता है, आप जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ F इज इक्वल टू m इंटू ए। तो हमारे पास फोर्स का एक फॉर्मूला निकल करके आता है, F इज इक्वल टू m इंटू ए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके थ्रू जो है आप बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को क्या कर सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं, उसे समझ सकते हैं और उसे सॉल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताने की कोशिश की थी। इसके बाद हम बात करते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, वो कहता है कि अगर आपके पास कोई बॉडी है और आपने उस पर फोर्स लगाया तो ये भी क्या करेगी, अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स को क्या करेगी, अप्लाई करेगी। जैसे क्रिकेट का बॉल है, तो क्रिकेट के बॉल को जब आप फेंकते हैं तो दीवार से टकराने के बाद वो फिर वापस आती है, तो उसके पास एनर्जी कहाँ से आ जाती है, उसके पास एनर्जी आती है उस बॉल के रिएक्शन से। जब आप उस बॉल को फेंकते हैं तो वो दीवार से टकराती है, तो टकराने पर वो बॉल दीवार पे एक फोर्स लगाती है, दीवार भी क्या करती है, एक रिएक्शन करती है, बॉल जो है रिएक्शन करती है, जिसकी वजह से वो बॉल पीछे की तरफ होकर के आती है, ठीक है। तो ये बात आई होप आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि किस तरह से जो है एक्शन रिएक्शन काम करता है। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ को हम लॉ ऑफ एक्शन और रिएक्शन भी कहते हैं, और ये हमें ये बताता है कि हम किस तरह से जो है जब किसी बॉडी पे फोर्स लगाएंगे तो वो भी हम पर क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, ठीक है। ओके, सो ये इसको अगर हमें लिखना चाहें तो मान लीजिए ये दो बॉडीज़ हैं, आपस में ये कोलाइड कर रही हैं, तो इस पर फोर्सेस काम करेंगे, ये इस पर फोर्स लगाएगा, ये इस पर फोर्स लगाएगा। अगर मैं इसे 1 मान लूँ, इसको 2 मान लूँ, तो इसमें लिख सकता हूँ फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, दिस विल बी इक्वल टू द फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, एंड दिल विल बी इक्वल। ये दोनों आपस में बराबर होंगे, लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन में होगी। इनकी जो डायरेक्शंस होंगी वो आपस में क्या होंगी, अपोजिट डायरेक्शन में होंगी। एक इधर की तरफ काम करेगा, एक इधर की तरफ काम करेगा, ठीक है। तो आई होप इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स अपने लाइफ में आप लोग देखते हैं, तो जो जितने भी थर्ड लॉ के एग्जांपल्स हैं, जैसे रॉकेट का ऊपर की तरफ उठना, है ना, जो है जब आप गन से फायर करते हैं तो वो रिकॉइल करता है पीछे की तरफ, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल्स हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर रखे हैं, एक बार जा करके उस वीडियोस को आप देखें। तो ये मैंने पहले तो आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास किया है कि ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। अब हम जो है, क्योंकि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हमारा बचा हुआ है न्यूमेरिकल ऑफ दैट, तो न्यूमेरिकल में हम लोग जो है कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आज डिस्कस करेंगे, तो इसको हम देखते हैं। ओके, सो ये मैं क्लियर करता हूँ और फिर न्यूमेरिकल मैं आपको समझाता हूँ। सो लेट वी सी दैट। अब हम लोग जो है कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने बेसिक कॉन्सेप्ट तो देख लिए, अब उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और ये न्यूमेरिकल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक एक करके इस बुक के इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस कर लेंगे। ऑलरेडी हमारा पहला चैप्टर क्लियर हो चुका है, तो हमारे पास कोई जल्दबाजी नहीं है। हम लोग आसानी से जो है सारे एक एक न्यूमेरिकल को बहुत अच्छे से करते हुए चलेंगे। तो देखिए, सबसे पहला न्यूमेरिकल है जो वो फोर्स पे बेस्ड है। व्हाट वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस अ एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अ बॉल ऑफ 5 मास ऑफ 6 kg। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, व्हाट फोर्स विल बी नीडेड। तो सोल्यूशन देखिए इसका, तो आपसे पूछ रहा है कि क्या फोर्स रिक्वायर्ड होगा, आपको फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते वक्त जो चीज़ निकालनी है उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा दें आप।
व्हाट फोर्स वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन दिया हुआ है कितना, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑफ अ बॉल ऑफ मास 6 kg। तो मास की वैल्यू कितनी है, 6 kg है, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ दी हुई हैं, आपके पास फोर्स है, आपके पास एक्सेलरेशन है, आपके पास मास है। अब इसके बेसिस पे आपको फोर्स निकालना है, तो सिंपल है, फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स की वैल्यू क्या होती है बेटा, फोर्स को हम मेजर करते हैं न्यूटन में, तो जो रिजल्ट आएगा वो न्यूटन में आएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि मास को केजी में लेना है, लेंथ को मीटर में लेना है और टाइम को सेकंड में लेना है। तो ये तो सही है, एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जानते हैं कि एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, और मास की यूनिट क्या होती है, केजी होती है। तो दोनों वैल्यूज़ को पुट कर दें, मास की वैल्यू है 6 और एक्सेलरेशन की वैल्यू है 4, मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 24 न्यूटन। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में ऐसे ही आसान क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आई होप ये बात आपके समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग जो है सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। व्हाट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस, मतलब आपसे क्या पूछा जा रहा है, एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया, बाई ए फोर्स ऑफ 12 न्यूटन। तो आपसे यहाँ पे फोर्स की वैल्यू दी हुई है 12 न्यूटन, एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 3 kg। तो यहाँ आपको मास दिया हुआ है, तो ये तो मास की वैल्यू कितनी है, 3 kg है। तो इस तरह के वेरिएंट क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। जैसे सबसे पहले आपको पता है कि फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा क्या, दैट इज द एफ अपॉन एम। और एफ को किस में लेना है, न्यूटन में, मास को किस में लेना है, केजी में। तो दोनों वैल्यू हैं तो उसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। एफ की वैल्यू है 12, मास की वैल्यू है 3, डिवाइड कर दिया 4, तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसकी क्या हो गई, यूनिट हो गई, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या हो गया, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से बड़े ही सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। अब हम लोग थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन पे चलते हैं और उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, इसके चांसेस हैं आने के। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। इसमें हम इक्वेशन ऑफ मोशंस का भी यूज़ करेंगे। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखिए, कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू इम्पार्ट अ कार ऑफ अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड, ठीक है। तो कह रहा है कि एक कार जो है जिसको मैक्सिमम वेलोसिटी उसकी कितनी ले जानी है, मतलब उसकी वेलोसिटी कितनी ले जानी है, 30 मीटर पर सेकेंड इसका इन 10 सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट। अगर कोई कार जो है वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, इस तरह से समझिए, मान लीजिए ये कार है और ये कार जो है वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, तो u की वैल्यू तो 0 होगी। अब कह रहे हैं कि 10 सेकंड बाद ये कार यहाँ पे पहुँच गई, ठीक है। ये कार जो है कहाँ पे पहुँच गई, यहाँ पे पहुँच गई, ठीक है। तो यहाँ पे जब पहुँची तो इसके पास कितनी वेलोसिटी थी, इसके पास जो वेलोसिटी थी वो 30 मीटर पर सेकेंड की थी। और इस सिचुएशन में जो इसने टाइम लिया वो कितने टाइम लिया, 10 सेकेंड का टाइम लिया, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा अगर इस कार का मास कितना हो, अगर इस कार का मास कितना हो बेटा, 1500 kg हो, मतलब 1500 kg, ठीक है। तो एक कार है जिसका मास 1500 kg है और वो रेस्ट से स्टार्ट होती है और 10 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी जो है वो 30 मीटर पर सेकंड हो जाती है। तो बताएं कि उस पर कितना फोर्स काम कर रहा है, ठीक है। तो आप जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू होता है, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी चेंज हो रही है बेटा, यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी पहले यहाँ 0 थी, अभी कितना हो गया, 30 हो गया। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, फाइंड करनी होगी। तो एक्सेलरेशन के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे। सो फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जहाँ पे v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, u जो है इनिशियल वेलोसिटी है, a जो है क्या बेटा, एक्सेलरेशन, और t जो है टाइम है। तो u की वैल्यू तो 0 दे रखी है और v की वैल्यू कितनी दे रखी है, 30। तो यहाँ पे हम 30 लिखते हैं, u की वैल्यू 0, a, t की वैल्यू कितनी है, 10 सेकेंड। तो हमने यहाँ 10 लिख लिया। तो 10 a इज इक्वल टू 30, तो a इज इक्वल टू कितना हो गया, 30/10, इसका मतलब 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये तो एक्सेलरेशन हो गया। अब आपसे पूछ रहा है कि बताएं कार पे फोर्स कितना लगा। तो आपको पता है कि फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास की वैल्यू तो आपको दी हुई है 1500, तो 1500 रख दिया आपने। एक्सेलरेशन की वैल्यू अभी आपने कैलकुलेट की है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आपने यहाँ रखा 3, तो मल्टीप्लाई कर दिया, तो बेटा कितना आ जाएगा, 4500 न्यूटन। तो ये फोर्स रिक्वायर्ड होगा टू एक्सेलरेट अ कार फ्रॉम वेलोसिटी v इज इक्वल टू u इज इक्वल टू 0 टू v इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड। तो अगर 10 सेकेंड में आपको किसी भी कार की स्पीड
ध्यान से समझिए, अगर किसी भी कार की स्पीड 10 सेकंड में आपको 30 मीटर पर सेकंड करना है तो आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, तो आपको लगभग जो है 4500 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छे से देखिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और अच्छे से इसको करते हैं। बेटा ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट एंड रोल्स डाउन अ हिल विथ अ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो कॉन्स्टेंट है। इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकेंड, मतलब ये 400 की डिस्टेंस जो है 20 सेकेंड में ट्रेवल कर लेता है। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, आपको क्या करना है, एक्सेलरेशन बताना है। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ इट्स मास इज 7 मीट्रिक टन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। कह रहा है कि एक ट्रक है जो, मान लीजिए एक हिल है, मान लीजिए ये हिल है, ठीक है। इस हिल पर एक ट्रक जो है इस तरह से खड़ा है, ठीक है, ये ट्रक है मान लीजिए, और इसका जो मास है वो 7 मीट्रिक टन है। कितना है बेटा, 7 मीट्रिक टन है। एक टन में जो है 1 मीट्रिक टन में जो है 1000 टन होते हैं, ठीक है, मतलब 10 टन, 1 टन में 10 क्विंटल होते हैं, मतलब 1000 kg होते हैं। तो देखिए ये क्या हो गया बेटा, ये ट्रक है और ये नीचे की तरफ आता है। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आने में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, इसने जो है कह रहा है कि 400 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, और यहाँ से यहाँ तक आने में इसको टाइम कितना लगा, 20 सेकेंड का टाइम लगा। तो t = 20 सेकेंड, s = 400 मीटर। तो कह रहा है कि कितने एक्सेलरेशन के साथ ये नीचे की तरफ आया, और अगर एक्सेलरेशन की नीचे की तरफ आया तो इस पर लगने वाला फोर्स क्या करें, आप कैलकुलेट करें, ठीक है। आई होप ये कहानी आपके समझ में आ गई होगी। अब इस कहानी के बेसिस पे हम आगे की बात कर सकते हैं। तो देखिए हमें क्या करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो क्योंकि डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ है तो इसलिए हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करते हैं। फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है बेटा। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है, s = ut + हाफ at², ठीक है। कह रहा है कि इनिशियली क्या है, ये रेस्ट में है, देखो फ्रॉम द रेस्ट। तो इनिशियली अगर रेस्ट में है तो u की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 0 होगी। तो s की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो s = हो जाएगा 0 + हाफ at²। तो बेटा यहाँ से आपको s की वैल्यू पता है, आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो a = at² हो जाएगा 2s, तो a = हो जाएगा 2s/t², ठीक है। तो 2s का मतलब 2 × s का मतलब कितना, 400, ठीक है, 400 लिख दिया, अपॉन t का मतलब बेटा 20 का स्क्वायर कर दीजिए आप, ठीक है। 20 का स्क्वायर कर दिया तो 20 का स्क्वायर मतलब 400, ये कट गया और कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रक टू कम डाउन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपके पास क्या आ गया बेटा, आपके पास आ गया एक्सेलरेशन। जब आपके पास एक्सेलरेशन आ गया तो आप इस पे लगने वाले फोर्स को भी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि फोर्स = होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास कितना दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 7 मीट्रिक टन। तो 1 मीट्रिक टन में कितना होता है, 1 मीट्रिक टन में 1000 kg होता है, ठीक है, याद रखना है। 1 मीट्रिक टन में कितने kg होते हैं, 1000 kg होते हैं। तो 7 में कितना हो जाएगा, 7 मीट्रिक टन में कितना हो जाएगा बेटा, 7 मीट्रिक टन में हो जाएगा 7 × 1000, दैट्स मीन 7000 kg, ठीक है। अब ये रख दीजिए यहाँ पे, f = 7000 × a की वैल्यू कितनी, 2 मीटर पर सेकेंड, तो कितना आ गया, 14,000 न्यूटन। तो 14,000 न्यूटन का क्या होगा, फोर्स इस पर काम करेगा, ठीक है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो आज के लेक्चर में हम यही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। अगले लेक्चर, एक लेक्चर और आएगा जिसमें और भी अलग अलग टॉपिक्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको हम करेंगे और ये पूरा चैप्टर आपका ओवर हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, अगले क्लास में मिलते हैं और इसका सेकेंड पार्ट, दैट इज़ द न्यूमेरिकल पार्ट 2, जिसमें हम जो है और भी बहुत बेसिक बातें करेंगे और उस पर न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।